आज डायरिया से स्टार्ट करेंगे, राइट। डायरिया क्या है? ये मोस्टली कहाँ होता है डायरिया, जिसको हम दस्त कहते हैं। बृहदाब या छोटी आंत, क्लोन या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। डायरिया को दस्त के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें आपको सामान्य की तुलना में अधिक शिथिल या अधिक मल की आवृत्ति हो सकती है, राइट। एक्सेसिव स्टूल जो कि पास होता है, या गैस्ट्रोएंटराइटिस का एक परिणाम हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है? यह पेट का एक फ्लू है। यह माइक्रोवियल संक्रमण के कारण पेट या आंत की सूजन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये क्या है? माइक्रोवियल संक्रमण, राइट। माइक्रोवियल संक्रमण जो जिसमें होता क्या है? पेट या आंत की सूजन, स्टमक या इंटेस्टाइन की सूजन होती है, जिसके कारण ये क्रिएट होता है। क्लियर है? सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? शिथिल पानी वाला मल, मल में ब्लड का आना, पेट में मरोड़। क्लियर है? जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, इस कंडीशंस में क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। तो जो आपका मल है उसमें क्या होता है? वाटर का लेवल एक्सेसिव हो जाता है। क्लियर है? ये उसके कारण होता है। सूजन हो सकता है, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, बुखार, या तत्काल मल त्याग करने की आवश्यकता, राइट। तत्काल आपको बार बार फील होगा कि आपको वॉशरूम जाना है। रीजन क्या हो सकता है? वायरस जो दस्त का कारण बन सकता है, राइट। वायरस है जो दस्त का कारण बन सकते हैं। उनमें नॉर्वॉक वायरस, कौन सा? नॉर्वॉक, नॉर्वॉक वायरस जो होता है, नॉर्वॉक। एक और है जिसमें साइटोमेगालो वायरस, राइट। साइटोमेगालो वायरस और वायरल हेपेटाइटिस, ये तीनों शामिल, जिसके कारण आपको दस्त या डायरिया हो सकता है। रोटा वायरस जो कि बच्चों में सामान्य था, किसमें? बच्चों में दस्त का सामान्य कारण है। बैक्टीरिया और परजीवी, राइट। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दूषित भोजन या पानी आपके शरीर में बैक्टीरिया और जो अदर्स प्रोटोजोआ जिसमें होते हैं पहुंचा सकते हैं। जियोर्डिया लैम्बिया, जियोर्डिया लैम्बिया और क्रिप्टोस्पोरेडियम जैसे परजीवी होते हैं, वो दस्त का कारण बन सकते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? एक तो जियोर्डिया लैम्बिया हो गया, और सेकंड क्रिप्टोस्पोरेडियम जैसे जो परजीवी होते हैं, मोस्टली जो प्रोटोजोआस होते हैं, वो दस्त का कारण बन सकते हैं। डायरिया के सामान्य जीवाणु कारणों में कैंपिलोबैक्टर और साल्मो साल्मोनेला, सिगेला और एस्चेरिया कोलाई शामिल हैं। बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं? वायरस में हमने लिखा नॉर्वॉल्क वायरस हो गया, और साइटोमेगालो वायरस, और वायरल हेपेटाइटिस। और बच्चों में जिसमें जो डायरिया है उसमें कुछ मेडिसिन भी है। अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं कंटिन्यूस, उस कंडीशंस में दस्त हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज एक शुगर है। हमने देखा था लैक्टोज क्या है? एक शुगर है जो दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में पाया जाता है।
जिन लोगों को लैक्टोज को पचाने में कठिनाई होती है, डाइजेस्ट करने में इजी नहीं होता, उन्हें डेयरी उत्पाद खाने के बाद दस्त की शिकायत होती है। क्लियर है? जिनको डाइजेस्ट नहीं होता है लैक्टोज, उनके लिए ये प्रॉब्लम कई बार होती है अगर वो यूज करे तो। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या है? एक चीनी जो स्वाभाविक रूप से कहाँ होती है? फलों और शहद में पाया जाता है और कुछ पेय पदार्थों में एक स्वीटनर के रूप में जोड़ा जाता है। इससे लोगों में दस्त का कारण बन सकता है जिन्हें इसे पचाने में परेशानी होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस, सार्विटोल और मैनिटोल, राइट? सार्विटोल और मैनिटोल च्युइंगम और अन्य चीनी मुक्त उत्पादों में पाए जाने वाले क्या? कृत्रिम मिठास, जिसको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं, कुछ अन्यथा स्वस्थ लोगों में दस्त का कारण बन सकता है। राइट? आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी कुछ लोगों में दस्त का कारण बन सकता है। सर्जरी, कुछ लोगों को पेट की सर्जरी या पित्ताशय की थैली हटाने की सर्जरी के बाद दस्त होते हैं। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है तो उस कंडीशंस में भी डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अन्य पाचन विकार, कुछ और डाइजेस्टिव डिजीज हैं जिसमें क्रोनिक डायरिया के अन्य कारण है, जैसे क्रोहन डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, सीलियक डिजीज हो गया, राइट, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो गया, या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो गया। ये भी इस प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, डायरिया। क्लियर है? डायरिया क्लियर हो गया? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? नेक्स्ट है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, राइट? आईबीएस, इसको आईबीएस कहते हैं, संवेदनशील आंत की बीमारी, राइट? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक आम विकार है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। किसको? बड़ी आंत को, लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। संकेत और लक्षणों में क्या है? ऐंठन, पेट में दर्द, सूजन, गैस और दस्त या कब्ज दोनों शामिल हो सकते हैं। क्लियर है? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्लियर है? रिलेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसमें मोस्टली होता क्या है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, उसमें स्वेलिंग होना, जलन होना, राइट, एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन होना, इस तरीके की कंडीशंस होती है। पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं? पेट में दर्द हो गया, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग हो गया, जिसमें आमतौर पर राहत मिल जाती है, या मल त्याग से आंशिक रूप से राहत मिलती है। एक्सेस गैस हो गया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो गया, समटाइम्स अल्टरनेटिंग बाउट्स ऑफ डायरिया एंड म्यूकस इन द स्टूल, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कारण क्या हो सकता है? क्या कारण होते हैं इसके, आईबीएस के? आंत की जो मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, इंटेस्टाइनल जो कॉन्ट्रेक्शन होता है, राइट, इंटेस्टाइनल मसल कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन, सामान्य से अधिक मजबूत और लंबे समय तक होते हैं, राइट? वे गैस, सूजन और दस्त का कारण बन सकते हैं। कमजोर आंतों का संकुचन भोजन के मार्ग को क्या कर देता है? आगे बढ़ने में धीमा कर देता है और कठोर शुष्क मल बना सकता है, हार्ड। जो फेसेस है वो हार्ड हो जाता है। नर्वस सिस्टम, जब आपका पेट गैस या मल के कारण फैलता है, राइट, तो तंत्रिका, तो तंत्र की जो नसों में, राइट, सामान्य असुविधा से अधिक असमानताओं का अनुभव करवा सकता है, राइट? जो नर्वस सिस्टम है
उसमें एक्सेसिव प्रेशर जनरेट हो सकता है। आईबीएस क्या है, कुछ लोगों की आंतों में क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यूनिटी सिस्टम है की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया दर्द और दस्त से जुड़ी होती है। राइट, प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, डिफेंस सिस्टम जो होता है। क्लियर है। गंभीर संक्रमण भी कारण हो सकता है। आईबीएस बैक्टीरिया या वायरस के कारण बार बार दस्त, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है के बाद विकसित हो सकता है। राइट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ या उसके बाद विकसित हो सकता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के कारण भी आईबीएस हो सकता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में परिवर्तन, माइक्रोफ्लोरा क्या है, गुड बैक्टीरिया, राइट, जो कि कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहते हैं और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुड बैक्टीरिया कौन सा है, माइक्रोफ्लोरा। क्लियर है। सर ये तंत्रिका तंत्र वाला समझा देना एक बार। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, जो स्टमक में जो नर्व्स होती हैं वो किसको कंट्रोल करती हैं, आपके स्टमक को। राइट, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ज्यादा, राइट, ज्यादा मूव हो सकता है, ज्यादा फैल सकता है और वो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। यहाँ पे पाचन तंत्र होगा। ठीक है, ये एक्सेसिव अगर हो ना, काफी ज्यादा, तो ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। जो डाइजेस्टिव के जो नर्व्स है ना, इसमें अधिक जो फैलाव है, एक्सटेंशन है, वो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। इसके कारण भी जो कॉन्ट्रेक्शन है वो काफी टाइम तक, ये एक्सटेंशन जो है वो काफी टाइम तक रह सकता है। क्लियर हुआ। यौगिक ट्रीटमेंट किस प्रकार दे सकते हैं आप, इसमें आप आसनों में धनुरासन हो गया, अर्धमस्तेंद्र आसन हो गया, पवन मुक्तासन, योगासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, भुजंगासन, विपरीत सलव, पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, बालासन, मार्जरी आसन और परिगासन के साथ कपालभाति का अभ्यास आप करवा सकते हैं। क्लियर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, नेक्स्ट क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, एक सूजन, आईवीडी डिजीज है, आंत्र रोग है, राइट, जो आपके पाचन तंत्र में लंबे समय तक रहने वाली सूजन है और अल्सर घाव का कारण बनती है। क्लियर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ पे होती है, बड़ी आंत, कोलन और मलाशय के अंतरम स्तर को प्रभावित करता है। जो बड़ी आंत है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन को, क्लोन वाला जो एरिया है ना उसको, और मलाशय के अंतरम स्तर को प्रभावित करता है, इनर लेयर को प्रभावित करता है। ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल क्लोन वाला जो एरिया है, अंदर वाला जो लेयर होता है ना, उसको क्लोन कहते हैं। और इसमें देख रहे होंगे बिल्कुल चेंजेस है ना। ये वाला जो हिस्सा है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए अंदर घाव जैसा हो जाता है, जो इनर लेयर है उसके अंदर। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर हमने आगे पढ़ा था ना, घाव। क्लियर है, क्लोन का है तो कोलाइटिस। सर कपालभाति इसमें कर सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं, मैंने ऊपर बताया था आपको, आईबीएस में बताया था मैंने कपालभाति, ओके है ना। सर। कपालभाति और जलन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। जिसमें भी अल्सर वाली प्रॉब्लम्स है ना, इसमें आप शीतली और शीतकारी का अभ्यास करें तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। आप चंद्रवेदी। यस सर। सर आईबीएस में धनुरासन दे सकते हैं अगर सूजन हो बिल्कुल इंटेस्टाइन में करा तो? सकते हैं,
बिल्कुल करा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट ना, कितना किस लेवल का है, हो सके अकॉर्डिंग आप आसनों को मॉडिफाई कर लीजिएगा। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के? डायरिया ऑफन विद द ब्लड और पस, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्पिंग हो गया, रेक्टल पेन हो गया, उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग हो गया, पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विद द स्टूल, स्टूल के साथ ब्लड का पास होना, अर्जेंसी टू डेफिसिट, बार बार आपको शौच करने में असमर्थता फील होगी, इनएबिलिटी टू डेफिसिट डिस्पाइट अर्जेंसी, वेट लॉस होना, फटीग, थकान फील होना, फीवर हो गया, राइट। इन चिल्ड्रेन फेलियर टू ग्रो, बच्चों में क्या होती है, बढ़ने में विफलता होती है, प्रॉब्लम होती है ग्रोथ में। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर हम सटीक कारण देखें तो यह अज्ञात है, इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है कि क्यों होता है। पहले आहार और तनाव को इसका कारण माना जाता था, राइट। पहले किसको? आहार को और तनाव को इसका कारण माना जाता था, स्ट्रेस को। लेकिन अब डॉक्टरों के शोध से यह पता चला है कि ये कारक बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण नहीं बन सकते। अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसके कारण वो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिएट हो सकता है। एक संभावित कारण क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी। संभावित कारण क्या है? जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर वो डैमेज होता है तो उस कारण ये हो सकता है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एक हमलावर वायरस या जीवाणु से लड़ने की कोशिश करती है, राइट, अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ रही है तो एक असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पाचन तंत्र में कोशिकाओं पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बनती है, राइट। वो खुद ही कई बार अपने ही सेल को डैमेज कर देती है उसको मारने के चक्कर में। क्लियर है? ऑटो इम्यून डिसीज ना सर? हाँ, ऑटो इम्यून कह सकते हैं भाई, कि अपना ही गलती से अपने वाले को ही मार देता है, राइट। ये कारण बन सकता है। आनुवांशिकता भी इस तरह की भूमिका निभाती है। जेनेटिक भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस उन लोगों में अधिक पाया जाता है जिनके परिवार के सदस्य बीमारी से ग्रस्त हो। अगर फैमिली में कोई रहा हो तो चांसेस रहते हैं कि फैमिली के दूसरे मेंबर को भी, जो उनके ही मेंबर्स हैं, उनको हो। इसमें यौगिक ट्रीटमेंट में आप क्या करा सकते हैं? पवन मुक्तासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, वज्रासन हो गया, धनुरासन का अभ्यास करा सकते हैं और शलभ आसन का अभ्यास करा सकते हैं। प्राणायाम में देखिए शीतली, शिकारी और नाड़ी शोधन का अभ्यास। बंद में क्या करेंगे? योग निद्रा, मुद्रा और बंद में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। योग निद्रा और उदर श्वास, एब्डोमिनल ब्रीदिंग किया जा सकता है। सर ये कुछ रिसर्च पेपर देखे थे मैंने इसके हम्म बारे में, हम्म तो वहां पर आसन तो मनाही की थी, क्योंकि क्या होता है वो अंदर अल्सर हो जाता है ना, तो आसन कुछ नहीं कर सकते, ऐसा था। जैसे कि अभी आपने धनुरासन और ये बोला तो। देखिए रिसर्चेस कंटिन्यूअस हो रहे हैं, है ना। तो ये आसनास वगैरह कहीं ना कहीं दिए हुए हैं बुक्स वगैरह में कि आप इनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें होती हैं उस अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, जैसे कुछ बुक्स है ना इनकी, थेरेपेटिक मोस्टली कहा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बिहार स्कूल ऑफ योगा। बिहार स्कूल ऑफ नहीं, योगा। हाँ। थेरेपेटिक उनका नहीं है। थेरेपेटिक इनका है, कैवल्य धाम की। नासिक। ठीक है, कैवल्य धाम की है, आई थिंक। कैवल्य धाम नहीं, सर बिहार स्कूल ऑफ योगा का ही है, योगा थेरेपी करके बुक। योगा थेरेपी की उनकी है, लेकिन जो मोस्टली थेरेपी के लिए फेमस है ना,
मुंगेर वो वाली। महाराष्ट्र में ही योग कोई विद्या यूनिवर्सिटी है। योग विद्याधाम नासिक महाराष्ट्र। और भी एक है जो कि एनाटॉमिकल के लिए कैवल्य धाम आई थिंक ही है, जिनको कुवल्यानंद जी। हाँ केवल धाम भी है सर, पुनः लोनावड़ा में। कैवल्य धाम लोनावला जो है, यस, कैवल्य धाम लोनावला फेमस रहा है थेरेपेटिक योग के लिए। क्लियर है? योगा थेरेपी के लिए कौन सा फेमस रहा है? कैवल्य धाम। उनकी कुछ बुक्स हैं, उसमें देखेंगे तो उनमें कुछ आसनों की चर्चा की गई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्चेस हो रहे हैं तो ज्यादा क्लियर हो रहा है, राइट? क्योंकि मोस्टली ऐसा रहा है कि इन बीमारियों का एक तो कारण अज्ञात है, राइट? कारण अभी तक अज्ञात ही है। अलग अलग कारण इसको देखने में मिलता है कि इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है। रीजन ये कह नहीं सकते कि वो रीजन ही हो कि उससे क्रिएट हो रहा है। और अब जो धीरे धीरे इसमें रिसर्चेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल रहा है कि किससे किन आसनों पे प्रभाव हो रहा है। क्लियर है? तो रिसर्चेस के ऊपर भी रहेंगे, आपको देखते रहना है किस टाइप के रिसर्चेस हो रहे हैं और क्या रिसर्चेस कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग मोस्टली ऐसे कम ही पेशेंट होते हैं जिनको इस कंडीशंस में ट्रीटमेंट दी जाती है यौगिक। क्लियर है? क्योंकि पेन इनके लिए बहुत ज्यादा होता है, ऐसा है नहीं है रहता है। वीकनेस भी रहता है सर इन लोगों को, क्योंकि बहुत, खाना पचता काफी नहीं है। ज्यादा। हाँ, हम्म। ठीक है। इनको जलन होना, स्टमक में जलन फील होता है, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ये चीजें होती है ना? तो एट अ टाइम तो कुछ नहीं कराया जा सकता है। जब ये थोड़ा बेटर फील कर रहे होते हैं, ये आसनास उस कंडीशन में, ऐसा मत सोचिएगा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है और एक्सेसिव हो रखा है उसके बाद आप उसको कहें कि चलिए आसन करवाते हैं, नहीं। नेक्स्ट है पाइल, जिसको अर्श कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं, हिमोरॉइड्स। बवासीर क्या है? जिसे पाइल्स भी कहा जाता है। आपके गुदा और निचले जो मलाशय में वेरिकोज नसों के सामान्य सूजन वाली नसें, राइट, जो रेक्टम वाला पार्ट है। मलाशय क्या है? रेक्टम वाला पार्ट, राइट। गुदा और निचले जो मलाशय रेक्टम में वेरिकोज जो वेन्स होती हैं, वेरिकोज, वेरिकोज के वेन्स के सामान्य सूजन वाली नसें, उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। और बवासीर मलाशय आंतरिक बवासीर के अंदर स्थित हो सकता है, राइट, इनसाइड में, या वे गुदा बाहरी बवासीर के आसपास की त्वचा के नीचे विकसित हो सकते हैं। ये देखिए, एक्सटर्नल वाला क्या है? ये आउटसाइड में है, बाहर की तरफ, ये दिख रहा है, ये एक्सटर्नल है। और इंटरनल क्या हो सकता है? देखिए, इनर लेयर में अंदर की तरफ स्वेलिंग है। क्लियर है? और यही स्वेलिंग कई बार जो वेन्स होती हैं वो फट जाती हैं और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग bowel movement. You might notice a small amount of bright red blood on your toilet tissues or in a toilet. राइट? स्टूल के साथ ब्लीडिंग का आना, इचिंग और इरिटेशन इन योर एनल रीजन, राइट। एनल वाला जो रीजन है उसमें क्या होना? इरिटेशन होना, पेन और डिस्कम्फर्ट, दर्द या तकलीफ होना, स्वेलिंग अराउंड योर एनस, एनस के आसपास सूजन होना। क्लियर है? अ लंप नियर योर एनस, गुदा के आसपास क्या होना? एक गांठ टाइप का बन जाता है, राइट, विच मे बी सेंसिटिव और पेनफुल। ये सेंसिटिव हो सकता है और काफी ज्यादा पेनफुल हो सकता है। क्लियर है? मे बी थ्रोम्बोस्ड हेमोरॉइड्स, ये फट सकता है। क्लियर है? कारण क्या हो सकता है कि आपके गुदा के जो आसपास की नसें होती हैं दबाव में खिंचाव करती है, राइट, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है और उभार या सूज सकती है। सूजन वाली जो नसें हैं वो बवासीर निम्न मलाशय में बढ़ते दबाव से विकसित
हो सकते हैं। जब ज्यादा प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है तो ये बढ़ सकती हैं या स्वेलिंग हो सकती है इनमें, या मल त्याग के दौरान तनाव, ओबेसिटी हो गया, राइट, शौचालय पर लंबे समय तक बैठे रहना, प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है, जीर्ण दस्त या कब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या अगर आप कम फाइबर वाला आहार डाइट लेते हैं वो भी इसका एक कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? षटकर्म में बस्ती क्रिया काफी बेटर है, क्लियर है, जिसको नेचुरोपैथ में कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद है किन्हीं को? मुझे नाम याद एनिम नहीं। एनिमा, ठीक है। इसको बस्ती क्रिया को ही नेचुरोपैथ में एनिमा के नाम से जाना जाता है, क्लियर है, कि आपके आंतों को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। आसन में इन्वर्जन पोजेस गुड है, अभ्यास किया जा सकता है। बालासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास बेटर है क्योंकि वहां पे आप जो एनल के मसल्स हैं उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मानव कंकाल संबंधी विकार, जो स्केलेटल संबंधी जो होते हैं उसकी तरफ। सबसे पहला है लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। फर्स्ट डिजीज क्या है? लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। काट मीन्स लंबर जिसको कहते हैं उसी को काट कहते हैं अगर आप हिंदी में देखें तो। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस क्या है? एक डीजेनरेटिव कंडीशन है जो धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ विकसित होता है या वृद्ध व्यक्तियों में अधिक आम है। जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें काफी ज्यादा ये नॉर्मल है, को स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है। स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर है। या हड्डियों के घिसाव के कारण होता है। मोस्टली क्या होता है, जब बोन्स आपके घिस जाते हैं उसके कारण होता है, जो सामान्य रोजमर्रा की हलचल से होता है जब आप मूवमेंट करते हैं, डेली मूवमेंट। इन क्षेत्रों की गिरावट से लचक का नुकसान होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका नुकसान होता है और एक प्रवृत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, राइट। उससे क्या होता है, डिस्क है वो डिस्क क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो रिंग होता है ना वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यदि इस प्रकार की क्षति होती है तो यह क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स। क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क नामक स्थिति का कारण बन सकता है। क्या हो गए, 3 हो गए। एक तो हो गया क्या, डिस्क प्रोलैप्स। सेकंड क्या हो गया, डिस्क हर्निएशन। और थर्ड हो गया स्लिप डिस्क, राइट। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस की एक सामान्य विशेषता। 3 हो गए इसमें, है ना। एक तो जैसे मूवमेंट हुआ, जो गद्दी होती है ना, जिसको एनिकुलर रिंग कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो किसके बीच में होता है, 2 वर्टिब्रास के बीच में होते हैं, जो कि आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्लियर है। कई बार क्या होता है, जब ज्यादा दबाव पड़ता है, अगर डेली जो वर्क कर रहे हैं आप, उस कंडीशन में जब ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो क्या होता है, फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, वो यहाँ तो स्लिप हो जाएगा वहां से क्योंकि फट गया, राइट। या क्या हो सकता है, उसके फटके जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाए, तो उसको हर्निएशन डिस्क कहते हैं। हर्निएशन मीन्स कुछ भी बाहर आ जाना। और थर्ड होता है स्लिप डिस्क, वो प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क, दोनों एक ही कंडीशन है। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में। देखिए यहाँ पे ये इमेज दिख रही है सभी को। अगर आप नॉर्मल डिस्क देखेंगे तो ये डिस्क है, इसी को एनिकुलर रिंग कहते हैं, ठीक है।
ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नॉर्मल डिस्क है। क्लियर है? ये उसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क में देखिए क्या हुआ, ये डीजेनरेट हो गया, फट गया ये। बल्जिंग डिस्क बल्ज में क्या होता है, डिस्क बल्ज में देखिए ये एक तरफ क्या हुआ, इसका जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ गया, बाहर निकला नहीं है। क्लियर है ना? फटा नहीं है अभी वो, लेकिन बाहर की तरफ दबाव से वो थोड़ा बाहर की तरफ हो गया है। दैट इज कॉल्ड बल्जिंग डिस्क। उसके बाद हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क में क्या हुआ, देखिए ये फट के क्या हुआ, फ्लूइड बाहर आ गया, राइट। और ये बाहर आता है तो बोन से टच होता है या आपके नर्व से टच होगी और ये पेन क्रिएट करेगा। थिनिंग डिस्क, डिस्क क्या हुआ, ये दब गया, और दबने के बाद जो बोन के बीच में, जो वर्टिब्रास के बीच में आपका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? थिनिंग डिस्क में आपका जो डिस्क है वो दब गया है, और दबने की वजह से जो बोन्स के बीच का जो गैप है वो कम हो गया। फिर लास्ट कंडीशन आती है डिस्क डिजेनरेशन विद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो बोन का शेप था, वर्टिब्रास के जो शेप थे वो सही थे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो वर्टिब्रास के शेप थे वो क्या हुए, ये डीजेनरेशन ऑफ डिस्क। क्लियर है? इसमें बोन का भी डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका डिस्क का डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या कारण होते हैं, एक तो उम्र का बढ़ना, अगर 40 साल से अधिक है तो इसका जोखिम बढ़ जाता है, या एबनॉर्मल कोई स्पाइनल एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जेनेटिक हो सकता है, या संवेदनशील कमजोर हड्डियां और जो लिगामेंट्स हैं उसके जोखिम में वृद्धि हो सकती है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपकी लाइफ स्टाइल की कुछ आदतें क्या करती हैं, जो हड्डियों की जो अखंडता है, मीन्स उसके हड्डियों की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित करती है। ओबेसिटी हो गया, अधिक वजन से क्या होता है, उस पे ज्यादा भार पड़ता है और उसमें घिसाव जल्दी होता है, तेजी से डिजेनरेशन होता है, राइट। या लंबर वर्टिब्रा पर दबाव कम लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं तब। पुरानी कोई चोट हो सकती है जो इसके लिए संवेदनशील हो सकता है। सिम्टम्स में क्या क्या दिखाई देंगे, लोकलाइज्ड पेन हो गया, स्थानीय दर्द, उसी जगह पे किसी प्रॉपर जगह पे पेन होना। पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे टाइम तक अगर आप बैठ रहे हैं तब आपको पेन होना, राइट। रिपीटेड मूवमेंट के कारण बार बार पेन होना, मसल्स स्पैन, आपके मांसपेशियों की ऐंठन, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, रीजनल टेंडरनेस, सुन्न हो जाना, क्षेत्रीय कोमलता जो होती है। उसके बाद क्या है, टाइटनिंग, नंबनेस इन द लिम्स, टाइटनेस फील होना, नंबनेस फील होना, वीकनेस ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब ड्यू टू पॉसिबल नर्व कंप्रेशन। नर्व जब प्रेस होगी तो उसके कारण आपको वीकनेस फील होगी। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, गोमुख आसन और टेटिव आसन को छोड़कर प्लस ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, मकर आसन, सलव आसन, प्लस मोस्ट ऑफ बैक बेंडिंग पोजेस जो है, क्लियर है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में अजपा जप कर सकते हैं आप, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर है? कल हम देखेंगे प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्लियर है? ऊपर मैंने दिखा दिया आपको प्रोलैप्स वाला, मैं डेफिनेट कर दूंगा उसको। क्लियर है? प्रोलैप्स क्या होता है, जब फट के बाहर की तरफ आ जाती है। समझ आ रहा है कि पेन सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, पेन के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन समझ में आ गई बैक पेन की।
ये इतने सारे सिचुएशन हो सकते हैं आपके बैक पेन की, हर बैक पेन नॉर्मल नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर का रिपोर्ट देखना जरूरी है कि पेन किस कारण है। क्लियर है?